भाभी, छत पर चली जाओ, बस 5 मिनट में कपड़े उतार कर आ जाना। कविता बिना कुछ कहे छत पर चली गई, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सीढ़ियों से गिरने की तेज आवाज आई। जब तक घरवाले भागकर पहुंचे, कविता बेहोश पड़ी थी। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बद्दुआ। जब कविता इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब उसने सोचा था कि उसे एक नया परिवार मिला है। घर में शारदा देवी थी, उनका बेटा राघव और बेटी वैदेही। शादी के शुरुआती दिनों में कविता सुबह से रात तक पूरे मन से घर का काम करती रही। शारदा देवी कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी, लेकिन गलती जरा सी भी होती तो तुरंत टोक देती थी। दूसरी तरफ वैदेही देर से उठती, अपना कमरा बिखरा छोड़ देती, खाना भी अपनी माँ से बनवाती। फिर भी शारदा देवी अभी मेरी बेटी है, शादी के बाद सब सीख जाएगी। कविता यह सुनकर भी मुस्कुरा देती। एक दिन रसोई में सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। शारदा देवी ने प्लेट रखते हुए कहा, कविता, इतना भी नहीं आता, रोज रोज क्या सिखाऊं? तभी वैदेही मोबाइल देखते हुए बोली, माँ रहने दीजिए, भाभी को धीरे धीरे सब आ जाएगा। यह कहते हुए वह खुद हंसने लगी। कविता ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, अगली बार ध्यान रखूंगी। रात को राघव कमरे में आया तो कविता ने धीरे से पूछा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? राघव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, माँ और दीदी की आदत है, तुम दिल पर मत लिया करो। कविता ने फिर पूछा, लेकिन हर बार गलती मेरी ही क्यों दिखाई देती है? राघव ने लंबी सांस लेकर कहा, दीदी से बहस करने का कोई फायदा नहीं, कुछ दिन में उनकी शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कविता चुप हो गई। उसे लगा शायद सचमुच समय सब बदल देगा, लेकिन समय बदला नहीं। वैदेही का व्यवहार और कठोर होता गया। कभी वह जानबूझकर अपने कपड़े कमरे में फैला देती और माँ से कहती, भाभी खाली बैठी हैं, इन्हीं से उठवा लो। कभी मेहमानों के सामने बोल देती, भाभी को अभी घर संभालना सीखना पड़ेगा। शारदा देवी हर बार बेटी की बात पर हंस देती। कविता बस मुस्कुराकर काम करती रही। कुछ महीनों बाद जब कविता को पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दी। उसने सबसे पहले राघव को यह खबर दी। राघव खुश हुआ और बोला, अब सब बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कविता को आराम करने, भारी सामान न उठाने और बार बार सीढ़ियाँ न चढ़ने की सलाह दी थी। घर लौटते समय राघव ने भी कहा था, कविता ध्यान रखना। शारदा देवी ने हामी तो भर दी, लेकिन घर पहुंचते ही सब पहले जैसा हो गया। वैदेही कभी उसे पानी लाने को कहती, कभी ऊपर से सामान लाने को। कविता मना नहीं करती थी। उसे डर था कि कहीं फिर यह न कह दिया जाए कि बहू कामचोर है। एक दोपहर अचानक बारिश शुरू हो गई। छत पर सूखे रहे कपड़े भीगने लगे। शारदा देवी पड़ोस में गई हुई थी और राघव दफ्तर में था। वैदेही ने खिड़की से बाहर देखा और तेज आवाज में पुकारा, भाभी जल्दी छत पर जाओ, सारे कपड़े भीग जाएंगे। कविता ने घबराकर कहा, डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है। वैदेही ने ताना मारते हुए कहा, भाभी छत पर चली जाओ, बस 5 मिनट में कपड़े उतार कर आ जाना, इससे तुम्हारे बच्चे को कुछ थोड़ी हो जाएगा। कविता ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिए। कविता ने सीढ़ियाँ रेलिंग कसकर पकड़ी और धीरे धीरे छत पर पहुंची। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। उसने एक एक करके कपड़े उतारने शुरू किए, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने संतुलन बनाने की कोशिश की, पर पैर फिसल गया। अगले ही पल उसे गिरने की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। वैदेही के हाथ से मोबाइल छूट गया। वह भागकर नीचे पहुंची तो कविता बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में शारदा देवी भी आ गई। राघव को फ़ोन किया गया और सब लोग घबराकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज़ में कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। मरीज को कुछ दिन पूरा आराम चाहिए। यह सुनते ही राघव कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कविता जब होश में आई तो उसने सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रखा। डॉक्टर की बात सुनते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने एक भी आंसू किसी के सामने गिरने नहीं दिए। वह बस छत की तरफ देखती रही। अस्पताल से घर लौटने के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया, लेकिन सबसे ज़्यादा बदल चुकी थी कविता।
जो लड़की हर बात पर मुस्कुराकर जवाब देती थी, वह अब सिर्फ जरूरत भरी बात करती। वैदेही कई बार ऐसे पेश आती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन उसने सामान्य लहजे में कहा, भाभी मेरी नीली साड़ी प्रेस कर देना। कविता ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। पहली बार वैदेही को किसी ने नज़रअंदाज किया था। रात को राघव ने धीरे से कहा, कविता दीदी से बात कर लिया करो। कविता ने शांत आवाज में जवाब दिया, जिस दिन मेरा बच्चा गया था उस दिन मैंने किसी से शिकायत नहीं की थी। अब मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है। राघव चुप रह गया। उसके पास उस दर्द का कोई जवाब नहीं था। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों बाद वैदेही की शादी तय हो गई। पूरे घर में तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदार आने लगे। शारदा देवी चाहती थीं कि कविता पहले की तरह हर काम संभाले, लेकिन कविता ने सिर्फ वही काम किया जो उसे कहा गया। उसने न किसी तैयारी में अपनी राय दी और न किसी रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेहंदी वाले दिन वैदेही ने ताना मारते हुए कहा, लगता है भाभी अभी तक पुरानी बात भूल ही नहीं पाई। कविता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें भूलने के लिए नहीं होती। शादी के दिन भी कविता ने सारे मेहमानों की सेवा की, लेकिन वैदेही के पास एक बार भी नहीं गई। विदाई के समय शारदा देवी रो रही थी। वैदेही सबके गले मिली, लेकिन कविता से बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। कविता ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उस दिन दोनों के बीच जो दूरी थी वही आगे चलकर हमेशा के लिए रहने वाली थी। शादी के बाद घर पहले से शांत हो गया। शारदा देवी कई बार सोचती कि अब शायद कविता पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो सी चुकी थी। करीब 1.5 साल बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि कविता फिर से मां बनने वाली थी। इस बार राघव हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था, डॉक्टर की हर सलाह मानता। शारदा देवी भी अब कविता को आराम करने के लिए कहने लगी थी। घर में फिर से खुशियों का माहौल बनने लगा। 7वें महीने में गोद भराई की तारीख तय हुई। रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। शारदा देवी ने अपनी बेटी वैदेही को भी फोन करके बुला लिया। यह बात जैसे ही कविता को पता चली, उसने पहली बार खुद शारदा देवी के कमरे में जाकर धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, माँ जी, अगर वैदेही इस रस्म में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने बच्चे के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यह सुनते ही शारदा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार समझ नहीं आ रहा था कि बेटी का साथ दें या उस बहू का जिसने इतने साल चुप रहकर भी कभी घर नहीं तोड़ा था। शारदा देवी कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ उनकी बेटी थी, दूसरी तरफ वह बहू जिसने इतने साल तक बिना शिकायत इस घर को संभाला था। उन्होंने कांपती आवाज में वैदेही को फोन किया और कहा, बेटा मेरी एक बात मान ले, तू गोद भराई के अगले दिन आ जाना। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर वैदेही तेज आवाज में बोली, मतलब अब इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही? एक बहू के कहने पर आप अपनी बेटी को आने से मना कर रही हैं? शारदा देवी ने धीरे से कहा, बात तेरी इज्जत की नहीं है। कविता डर गई। जो उसके साथ हुआ था वह आज तक नहीं भूल पाई। मैं इस बार कोई तनाव नहीं चाहती। वैदेही गुस्से से चीख पड़ी, डर गई है या ड्रामा कर रही है? एक हादसे का इल्जाम आज तक मेरे सिर पर रखकर बैठी है। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी, लेकिन आज के बाद मुझे इस घर से कोई मतलब नहीं। तभी राघव ने फोन अपने हाथ में लिया और बोला, दीदी माँ की बात समझने की कोशिश करो। वैदेही ने बिना किसी बात पूरे सुने ही कहा, तू भी बदल गया। शादी के बाद बीवी भी सब कुछ हो गई। जिस बहन ने तुझे बचपन से देखा आज उसी के खिलाफ खड़ा है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कमरे में खामोशी छा गई। गोद भराई का दिन आया। घर मेहमानों से भर गया। कविता पहली बार हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी पुराने दर्द की परछाई थी। रस्म शांति से पूरी हो गई। शाम को जब मेहमान जाने लगे तभी बाहर कार आकर रुकी। वैदेही बिना बुलाए घर के अंदर चली आई। उसे देखते ही कविता का चेहरा सख्त हो गया। उसने राघव की तरफ देखा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने पहले ही कह दिया था, अगर यह यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इतना कहकर उसने अपने कमरे से छोटा सा बैग उठाया। राघव घबरा गया।
शारदा देवी दौड़कर कविता के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने पहली बार बेटी की तरफ मुड़कर कहा, वैदेही, तू अभी इसी वक्त यहाँ से चली जा। वैदेही अवाक रह गई। उसने गुस्से में कहा, वाह माँ, आज एक बहू के लिए अपनी बेटी को घर से निकाल रही हो। शारदा देवी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं तुझे घर से नहीं निकाल रही, मैं अपने घर की शांति बचा रही हूँ। जब कविता इस घर में आई थी तब मैंने हर बार तेरा साथ दिया, उसकी हर चुप्पी को कमजोरी समझा। आज सोचती हूँ अगर उसी दिन मैंने तुझे रोक दिया होता तो शायद मेरा पोता इस दुनिया में होता। वैदेही ने हंसते हुए कहा, जो चला गया वो वापस थोड़े आने वाला है। पुरानी बातें पकड़कर बैठने वालों के साथ मैं नहीं रह सकती। उसने राघव की तरफ देखकर कहा, आज के बाद मुझसे कोई रिश्ता मत रखना। इतना कहकर वह दरवाजा पटकते हुए चली गई। उसके जाने के बाद शारदा देवी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने सिर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, गलती कविता की कभी थी ही नहीं। मैंने अपनी बेटी के हर गलत व्यवहार को प्यार समझकर अनदेखा किया। आज समझ आया कि सबसे ज़्यादा स्वार्थी वही निकली जिसे मैं सबसे ज़्यादा सही मानती रही। कविता ने कुछ नहीं कहा। उसने न वैदेही को रोका और न उसके जाने का दुख जताया। उसके लिए वह रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन अस्पताल में डॉक्टर ने उससे कहा था कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ महीनों बाद कविता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। घर में फिर से खुशियां लौट आईं, लेकिन एक रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका था। वैदेही कभी वापस नहीं आई और कविता ने भी उसे कभी बुलाने की कोशिश नहीं की। कुछ रिश्ते माफ़ी से नहीं जुड़ते, क्योंकि जहाँ विश्वास टूट जाता है वहाँ दूरी ही सबसे सुरक्षित रिश्ता बन जाती है। अगर आप कविता की जगह होते तो क्या वैदेही को कभी माफ़ करते? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।